हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और आज हम पढ़ रहे हैं प्लस टू क्लास के सेकंड चैप्टर का लेक्चर सेकंड, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो हमने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि विश्व की जनसंख्या वितरण है उसका क्या प्रारूप है, विश्व के किन देशों में जनसंख्या वो अधिक पाई जाती है, और विश्व के जो 10 है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है उनका भी डिस्कस किया था हमने। और इसके अलावा कौन कौन से जो फैक्टर है उसको अफेक्टेड करते हैं कि किसी भी कौन कौन से कारक है वो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, या कहीं पर कम पाई जाती है कहीं पर ज़्यादा पाई जाती है, उसके कौन कौन से कारक हैं या कौन कौन से कारण हैं उसको हमने पढ़ा था, जिसमें भौगोलिक कारक थे, आर्थिक कारक थे और सामाजिक और राजनीतिक कारक थे, सांस्कृतिक कारक थे, उनको हमने डिस्कस किया। और फिर हमने पढ़ा था कि जनसंख्या में परिवर्तन है वो किस तरह से होता है। तो हमने देखा था कि जनसंख्या है वो परिवर्तन के लिए दो तरह के परिवर्तन होते हैं, या तो जनसंख्या में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, नकारात्मक, या हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में या तो ऋणात्मक परिवर्तन होता है या धनात्मक होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि और कि जनसंख्या में जो परिवर्तन के लिए जो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, फिर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर पढ़ा था हमने, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। तो ये चीजें हमने पढ़ ली हैं और आगे हम डिस्कस कर रहे हैं आगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से, यानी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या कम ज्यादा होती है वो तो हमने फॉर्मूला से पढ़ लिया था। अब वो कम ज्यादा होने के लिए क्या है, इन तीनों चीजों का या इन जो जन्म मृत्यु और जो प्रवास है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यानी किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ेगी वो ये सारे फैक्टर है वो अफेक्टेड करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं जन्म कि जन्म है वो किस तरह से जनसंख्या को प्रभावित करेगा। तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की जन्म दर को निकालने के लिए, जन्म दर क्या होता है, सॉरी जन्म दर क्या, इसको बुक मिलेगा असोदित जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट कहलाएंगे। किसको कहते हैं, जिसमें किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बच्चों किसी क्षेत्र में वर्ष विशेष में जीवित जन्म उस वर्ष की डिवाइड बाय उस वर्ष की जनसंख्या, इस बेसिस पे हम उस क्षेत्र की जनसंख्या है उसको निकाल सकते हैं कि किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और किसी क्षेत्र में उस वर्ष की मध्य की जनसंख्या, सॉरी यहाँ मध्य आएगा, ठीक है, मध्य की जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। इससे हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या है उसकी अशोधित जन्म दर है या वहां पर कितने बच्चे एक साल में पैदा हो रहे हैं उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसी जनसंख्या परिवर्तन के लिए जन्म दर का, ठीक है। अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर है जिन एरियाज की है या जिस क्षेत्र की है वो ज्यादा होगी वहां पर क्या है ऑटोमेटिकली जो जनसंख्या है वो बढ़ेगी। दूसरा जो पॉइंट है इसी में मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर किसको कहते हैं, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में, किसी वर्ष विशेष में, किसी क्षेत्र में, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या कहलाती है, ठीक है। किसी क्षेत्र में वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, यानी जो मृतकों की संख्या जिनकी डेथ हुई है किसी वर्ष विशेष में किसी क्षेत्र में, ये आप लिखने की जरूरत भी नहीं है, चाहिए अभी लिखो, डिवाइड बाय उस वर्ष की
अनुमानित जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। जिस क्षेत्र की जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर है वो कम होगी, तो वहां उस क्षेत्र की जनसंख्या है वो क्या बढ़ेगी, उसमें क्या पॉजिटिव चेंज आएगी, यानी उस क्षेत्र की जनसंख्या वो इंक्रीज होगी। और जिन क्षेत्रों में मृत्यु दर है वो अधिक है और जन्म दर भी अधिक है, तो उन क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो क्या स्थायी हो जाती है, यानी जनसंख्या परिवर्तन है वो लगभग है वो समान रहेगा। और जिन क्षेत्रों में जन्म दर कम होती है, मृत्यु दर अधिक होती है, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, उन क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो क्या घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये चीजें इसको क्या जनसंख्या परिवर्तन को क्या प्रभावित करती है, ये इसके मेन घटक है। ठीक है, इसके अलावा ये सबसे बेस्ट मेथड है जनसंख्या के परिवर्तन को मापने का। ठीक है, और किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसको जो प्रभावित करने वाले और जो कारक है, या इन बेसिस पे क्या है हम उस क्षेत्र की जो सामाजिक उन्नति है या जनसांख्यिकी वहां की संरचना है उसका अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे मैं कह दूं कि किसी क्षेत्र में क्या है जन्म दर तो क्या है पर 1000 पे, जैसे मैंने बताया 1000 रुपये निकालते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए वहां की जन्म दर है 1000 है, वो जन्म दर है। ठीक है, और मृत्यु दर है वहां 1000 पे बात करें हम प्रति 1000 पे, और 1000 ही लेते हैं। अगर हम सेक्स रेशियो निकालेंगे तब भी 1000 लेंगे। 1000 पे क्या वहां पर जन्म दर है मान लेते हैं 1000 पॉपुलेशन पे जन्म दर है मान लेते हैं 40 है, और अगर मृत्यु दर है वहां पर क्या होती है 7 होती है या 10 मान लेते हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं वहां की उन्नति का कि वहां पर जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है, तो वहां पर क्या है सिचुएशन टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ेगी। दूसरा है एक देश है जहां पर जन्म दर क्या है, जन्म दर है 20 और मृत्यु दर भी 20 है कि 20 लोग हैं वो पर 1000 पे क्या 1000 लोगों पर क्या है 20 लोग हैं वो जन्म लेते हो। ठीक है, जन्म लेते हैं किसी वर्ष विशेष में, और मृतक भी क्या है किसी वर्ष विशेष में, उसी में क्या है 20 लोग हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो वो हम लगा लेते हैं कि वहां की जनसंख्या में क्या आ गया है स्थायित्व आ गया है। ठीक है, स्थायित्व सॉरी, यानी वो क्या हो गई है स्टेबल हो गई, स्थिर हो गई है। ठीक है, इससे हम अंदाजा वो लगा सकते हैं। और वहां की सामाजिक उन्नति है या उसकी जो जनसांख्यिकीय संरचना है उसका पता लगा सकते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो तीसरा जो फैक्टर है प्रवास है, इन दोनों के अलावा प्रवास क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह है चला जाता है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, इसको प्रवास कहते हैं। प्रवास दो तरह के होते हैं, एक तो अप्रवास होता है, एक उच्च प्रवास होता है। प्रवास में मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ ए स्थान है, यहाँ बी स्थान है, इस ए स्थान से क्या है कुछ कमी के कारण वो बी स्थान पे क्या चला जाता है, तो ये क्या कहलाएगा प्रवास। ठीक है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं तो उसको उद्गम कहते हैं। यानी मान लीजिए प्रवास मैंने बता दिया आपको, जब मान लो प्रवास करके ए स्थान से ए व्यक्ति है यहाँ गया है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं उद्गम स्थान। यानी एक व्यक्ति एक जगह से, ये जगह ठीक है प्लेस का नाम है, ये प्लेस है, ये बी प्लेस है, यहां से अगर जाएगा तो इसको क्या कहेंगे उद्गम स्थान कहेंगे, ए स्थान को ठीक है उद्गम स्थान कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे गंतव्य स्थान। यानी जहां पर पहुंचेगा उसको क्या कहेंगे गंतव्य स्थान। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कि जहां से व्यक्ति है वो जाएगा और जहां कोई उसको उद्गम स्थान और जहां पर पहुंचेगा वो उसको है गंतव्य स्थान वो कहा जाता है। और जिस एरिया से जाएगा वहां की पॉपुलेशन है, मान लीजिए वो यहाँ से जाता है ए स्थान से, तो यहाँ की पॉपुलेशन है उसमें एक की कमी हो जाती है, और जहां पर ये जाएगा वहां पर एक व्यक्ति है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन हुआ, तो ये क्या जनसंख्या परिवर्तन का एक मुख्य घटक है वो प्रवास है, पाया जाता है कि वहां पर जनसंख्या में चेंजेस है वो हुए हैं। इसको और आगे डिटेल में पढ़ते हैं हम कि आगे है क्या इसमें। जो मैंने दो चीजें बताई हैं कि प्रवास है वो मनुष्य है शुरू में जब जंगलों में रहता था तब भी प्रवास करता था, और आज जब प्रौद्योगिकी के टाइम आ गया या मनुष्य एडवांस हो गया तब भी क्या है प्रवास है वो करता है। ठीक है, और प्रवास है वो अलग अलग तरह से हो सकता है। प्रवास वो परमानेंट भी जा सकता है और मौसमी भी हो सकता है, डे वाइज भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है
हिसार में रहता है, ठीक है। हिसार में उसकी जॉब लग गई है दिल्ली, ठीक है। तो वो दिल्ली अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब अगर उसकी लगी है तो वो जाकर वहां पर विद फैमिली अगर बच जाता है तो उसको हम बोलेंगे स्थायी प्रवास कर गया वहां, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? स्थायी प्रवास। एक व्यक्ति है, मान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश से है, यूपी से है और हरियाणा में आएगा, ठीक है। हरियाणा में चल रहा है धान का सीजन, धान का सीजन चल रहा है, यानी धान की कटाई है, वो सीजन चल रहा है। तो वो आएगा और कुछ महीनों तक यहाँ पर धान का जब सीजन चलेगा तब तक तो काम करेगा, फिर वापस क्या है अपने प्रदेश वो लौट जाएगा। तो इसको बोलते हैं मौसमी प्रवास, मौसमी प्रवास, ठीक है। सीजनल माइग्रेशन, ठीक है। ये दो चीज उसमें और लिखी हुई है। इसके अलावा और डेफिनेशन भी है उसमें। प्रवास एक गांव से दूसरे गांव से हो सकता है, मतलब कि एक व्यक्ति है वो रह रहा है सदलपुर गांव में, ठीक है, और बाद में वो क्या माइग्रेटेड होकर क्या है, मान लीजिए वो आदमपुर गांव में बस जाता है, ठीक है। नगर से नगर हो सकता है, नगर से नगर यानी दिल्ली से जाकर वो मुंबई बस जाए, ठीक है। नगर से गांव में भी हो सकता है कि कोई, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो बहुत सारे लोग हैं नगरों को छोड़कर गांव में प्रवास कर रहे हैं, तो ये भी क्या प्रवास का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इन चीजों को आप याद रख सकते हैं। उसमें है प्रवास है, उसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे मैं प्रकार आपको बता रहा था, गांव से गांव तक, नगर से नगर, नगर से गांव, ठीक है, ये प्रवास का एक प्रकार है। इसके अलावा प्रवास स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, मौसमी हो सकता है। अस्थायी कौन सा हो सकता है? मान लीजिए एक व्यक्ति है कुछ महीने या जैसे टूर ट्रैवल के लिए कुछ महीने के लिए निकल जाता है फिर वापस आ जाता है, वो अस्थायी है। या डेली बेसिस पे भी होता है, जैसे लोग दिल्ली है काम करने के लिए आदमपुर से हिसार जाते हैं, हिसार से फिर शाम को वापस आ जाते हैं, तो ये भी एक अस्थायी प्रवास का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्रवास है, उसके दो उसमें चीजें हैं। एक तो होता है कि जहां से जाता है तो उसको, और जहां पहुंचता है वो। एक है इसमें अप्रवास, ठीक है। अगर आप बुक वाली डेफिनेशन देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं यहाँ बता देता हूँ, आप उसको ध्यान रखिए। उत्प्रवास और अप्रवास में फर्क क्या है? मान लेते हैं उत्प्रवास यानी उसमें तो डेफिनेशन अजीब से, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, किसी विशेष स्थान से जब व्यक्ति है वो यहाँ से, मान लीजिए भारत से उसकी जॉब लग जाती है अमेरिका, तो जब वो यहाँ से अमेरिका सेटल हो जाता है तो उसको तो बोलेंगे अप्रवास, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? अप्रवास। और मान लेते कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत में आकर बस जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? उत्प्रवास, ठीक है। ये इसकी चीजें हैं वो याद रखेंगे कि मान लेते हैं कि भारत से अगर वो अमेरिका चला जाता है तो ये उसके लिए क्या कहलाएगा? अप्रवास कहलाएगा। और अमेरिका से कोई व्यक्ति, या मान लो जैसे अमेरिका वाले सोच रहे हैं, वहां से अगर ये व्यक्ति यहाँ है तो वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा। या मैं कह देता हूँ कि अमेरिका से इंडिया में कोई व्यक्ति अगर आया है तो वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवास। ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। अमेरिकन के लिए अगर अमेरिका से व्यक्ति भारत गया तो वहां के लिए वो अप्रवास होगा, और ये इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखें। बुक वाली डेफिनेशन है वो थोड़ी सी टिपिकल सी, जिसमें लिखा हुआ है अप्रवास के बारे में कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वो अप्रवासी कहलाते हैं, और प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं तो उसको उत्प्रवासी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ी मिक्स सी हो गई है, मैंने आपको बता दिया, आप ये याद रखिए, इजी वे से आपको क्या है याद हो जाएगी। अब बात करते हैं कि प्रवास लोग करते ही क्यों है, प्रवास क्यों जरूरी है। प्रवास लोगों को अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो उनके लिए क्या प्रवास किया जाता है। तो प्रवास के जो फैक्टर हैं तो मैं आपको बता रहा था, प्रवास को जो अफेक्टेड करते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें सबसे पहले है दो ही है। एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं? ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है। नकारात्मक जो कारक होते हैं इनको आप कह सकते हो, याद रख सकते हो, नकारात्मक कारक होते हैं कि जिस जगह से
जहां से जिस जगह वो रह रहा है, मान लीजिए वो हिसार रह रहा है और हिसार से मान लीजिए उसको जाना है लंदन जाना है, ठीक है। तो हिसार की जो सुविधाएं होंगी वो क्या होगी, नकारात्मक होगी। क्या क्या हो सकती है, जिसमें बेरोजगारी हो सकती है, बेरोजगारी वहां पर मान लीजिए अधिक हो जिस किसी क्षेत्र में, तब लोग माइग्रेटेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं वहां पर हेल्थ की सुविधाएं अच्छी ना हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी ना हो, हॉस्पिटल ना हो, स्कूल नहीं हो, रोडवे फैसिलिटी अच्छी ना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा ना हो, ठीक है। जो लोग सड़कों से या जो परिवहन के साधन है, रेल है, जो बसेज है, उनकी सुविधा कम हो, ठीक है। या कोई वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया हो शहरों में, जैसे आपने देखा होगा आजकल पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। पोल्यूशन अगर ज़्यादा हो रहा बढ़ रहा हो तो लोग क्या वहाँ से है नकारात्मक कारक है, वहाँ से उस जगह को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। युद्ध की स्थिति हो गई है, मान लीजिए उस क्षेत्र में युद्ध हो गई है, लड़ाई हो गई है, तो इसीलिए उस नगर को, उस क्षेत्र को लोग है वो छोड़ना है चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से महामारी फैल गई, कोई बीमारी फैल गई, ठीक है, जैसे शहर में फैली तो शहर वाले गाँव में भाग गए, ठीक है। तो ये भी एक कारक है। तो नकारात्मक कारक क्या करते हैं कि बीमारियां हो गई, बाढ़ आ गई है किसी क्षेत्र में, सुविधाएं वो कम है, बेरोजगारी, तो वो लोग क्या है वहां से प्रवास करना है वो चाहते हैं। तो प्रतिकर्ष का नकारात्मक कारक है कि जहां पर जो जलवायु की दशा है मान लीजिए वो भी अगर खराब हो, अच्छी नहीं हो, तो भी लोग प्रवास करना वहां चाहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें आगे मैं बता रहा था आपको, इसमें है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक कौन से होते हैं, सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक कारक वो कारक जो मनुष्य को वहां जाने के लिए अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, तो वो वहां पर जाता है। जैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, वहाँ अच्छी शिक्षा हो, परिवहन की व्यवस्था अच्छी हो, रेल की, रोड की, ठीक है, जो जितनी बसेज की सुविधा अच्छी हो, महामारी अगर वहां पर ना फैली हो, ठीक है, पोल्यूशन अगर वहां पर ना हो, राजनीतिक अस्थिरता ना हो, लड़ाई झगड़े अगर वहां ना होते हो, शांति हो, जलवायु अच्छी हो, पानी की सुविधा अच्छी हो, ये सुविधा अगर पड़ती है तो मिलती है, तो उसको बोलेंगे अपकर्ष कारक। यानी व्यक्ति को ये कारक होते हैं, प्रतिकर्ष कारक होते हैं उस जगह से, यानी जिस जगह वो रह रहा हो वहां से क्या उस स्थान से जाने के लिए, उसको जानने के लिए मजबूर करते हैं, जानने के लिए मजबूर करते हैं। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जिसमें है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण बहुत सारे युवा है वो अपने शहर कस्बे को छोड़कर बड़े शहर में प्रवास कर जाते हैं, ठीक है। शिक्षा की सुविधाएं होती है, आपने देखा होगा छोटे कस्बे गांव में लोग सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए ही क्या प्रवास करते हैं, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं हो किसी क्षेत्र में ना हो तो भी लोग प्रवास करना पसंद करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता हो, राजनीतिक अस्थिरता हो या अशांति हो, वहां युद्ध हो, इसके कारण भी लोग प्रवास करते हैं। महामारी कोरोना, लोग प्रवास करते हैं, शहरों से गांव की ओर भागते हैं, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा आ गई हो गई, या इसके अलावा जलवायु के जो कारक है, मान लीजिए वहां बहुत ज्यादा बारिश होती हो, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो, लोग वहां पर प्रवास करना, वहां से प्रवास करना है वो चाहते हैं, प्रतिकर्ष कारक होता है, ठीक है। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रदूषण भी हो सकता है, प्रदूषण, ठीक है, ये प्रतिकर्ष कारक है। दूसरा जो मैंने बताया आपको अपकर्ष, अपकर्ष कारक इसके बिल्कुल क्या है उल्टा कर देती है कि जहां पर अच्छे रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो, ठीक है, मैं यहाँ शिक्षा कमी लिख देता हूँ, ठीक है, शिक्षक सुविधा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ठीक है, वहां पर अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, राजनीतिक अशांति ना हो, लड़ाई झगड़े ना होते हो, युद्ध ना होते हो, महामारी ना फैले, प्राकृतिक आपदाएं ना आती। मान लीजिए किसी एरिया में भूकंप आता हो तो वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे, नहीं रहेंगे। जलवायु हो, जहां पर अच्छी जलवायु वहां रहना पसंद करेंगे लोग, ठीक है। जहां पर जैसलमेर में कोई रहना पसंद करेगा क्योंकि वहां पर टेम्परेचर गर्मी में बहुत ज्यादा होता है। मैं कहता हूँ कि आप जाकर लद्दाख में घर बना लो, मुश्किल है क्योंकि वहां पर साल के कई महीनों तक बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ये क्या मुश्किल हो जाता है। या मैं कह रहा हूँ कि आप
जो पश्चिमी घाट है उन क्षेत्रों में रहना शुरू कर दो, नहीं रहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशन जो परिस्थितियाँ हैं वो क्या अनुकूल नहीं है। तो ये फैक्टर उसको अफेक्टेड है वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक हो गया हमारा। आगे है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। वृद्धि की प्रवृत्तियां, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से अर्थ है हमारा कि अलग अलग सालों में विश्व में जनसंख्या वो किस तरह से बढ़ी है। तो उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप उसको देखोगे इसलिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज से करीबन जो 10,000 साल पहले है, या जब स्टार्टिंग की बात करते हैं, हमें शुरू में जब पॉपुलेशन है, जब मनुष्य ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया था 8 से 12,000 वर्ष पूर्व है, तब जनसंख्या वो बहुत कम थी। या हम कह सकते हैं कि अगर उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं, हमने उस समय नापी तो नहीं होगी, 80 लाख के लगभग जनसंख्या थी। और जो पहली शताब्दी है उसमें क्या है, लगभग 1 करोड़ के लगभग है जनसंख्या थी। पहली जो शताब्दी है उसमें 30 करोड़ से कम थी, 30 करोड़ से लगभग कम थी जनसंख्या। फिर 16वीं शताब्दी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब है जनसंख्या और तेजी से बढ़ी, और 1750 के लगभग जब औद्योगिक क्रांति हुई तो विश्व की जनसंख्या वो 55 करोड़ के लगभग है वो पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ मैं कहूँगा आपको 8 से 12,000 साल पहले क्या है, विश्व की जनसंख्या है वो क्या बहुत कम थी, लाखों में थी, करोड़ों में नहीं थी। ठीक है, जनसंख्या बिल्कुल कम थी। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा, मनुष्य ने आविष्कार करने शुरू किए, तो जनसंख्या में क्या तीव्रता वृद्धि होती चली गई। ठीक है, तो उसमें ये ट्रेंड है वो आप याद रखेंगे कि किस तरह से पॉपुलेशन है वो बढ़ी। ये 80 लाख, फिर ज्यादातर जनसंख्या वो 1750 के लगभग है, वो जनसंख्या 50 करोड़ के लगभग है, विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ के लगभग है वो हो गई। और फिर हम देखते हैं कि 2000 के लगभग, सन 2000 के लगभग विश्व की जनसंख्या वो 600 करोड़ हो गई, 600 करोड़ वो हो गई थी। और आज के टाइम में जैसे हम 2011-12 की बात करते हैं तो विश्व की जनसंख्या वो करीबन 700 करोड़ हो गई है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्या 800 करोड़ को छू जाए। ठीक है, तो जनसंख्या की जो ट्रेंड है वो क्या बदलते रहते हैं। जब मनुष्य एंशिएंट टाइम में था तो इतनी उसके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीकी ज्ञान नहीं था, जैसे भाप का ईंधन है, परिवहन की जो व्यवस्था होती है, जैसे जो लोग व्यापार करते हैं वो नहीं था। तो इसके कारण क्या जनसंख्या है वो कम थी, और लोग प्रवास जब करते थे तो वो क्या बहुत लिमिटेड मात्रा में कम दूरी पर करते थे। और आज के टाइम में देखो, आप सुबह उठो तो आप इंडिया में, और जब जाओ आप 10-12 घंटे में आप लंदन में पहुंच सकते हो शाम को। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं आप 24 घंटे में क्या पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी घूम सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, एक्सेसिबिलिटी क्यों बढ़ी परिवहन की, क्योंकि मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का यूज किया। परिवहन व्यवस्था बढ़ने से क्या हुआ, या प्रौद्योगिकी विकास से क्या हुआ, जनसंख्या में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए। और आप देखते हो कि 12 सालों में, जैसे मैंने बताया 2000 में संसार की जो जनसंख्या है वर्ल्ड की 2000 में तो थी कितनी 600 करोड़ है, और 2012 के लगभग है वो कितने हो गए 700 करोड़ हो गई। सिर्फ 12 सालों में 100 करोड़ बढ़ गई। और अगर हम ट्रेंड देखते हैं पहले का, औद्योगिक क्रांति से पहले का, तो हमने देखा है कि 8 से 10,000 पहले 80 लाख थी, फिर बाद में पहली शताब्दी के लगभग है वो करीबन 1 करोड़ के लगभग थी। फिर जब मिडल आता है टाइम 1750 के लगभग तो 50 करोड़ थी। ठीक है, इस तरह से जनसंख्या है उसमें क्या वृद्धि है टाइम टू टाइम है वो होती रही। तो उसके अलावा इसमें है कि अलग अलग कंट्रीज में ये भी क्या है वेरी करती है। और जनसंख्या क्यों बढ़ी तेजी से, उसका कारण भी 2-3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट वैसे तो वो है, जैसे मैंने बताया कि जनसंख्या परिवर्तन के कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं। और जब वृद्धि की बात करते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं, तो उसमें मेनली आता है हेल्थ फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी, और जो परिवहन की व्यवस्था सुधरने की बात, क्योंकि पहले लोग कम मरते थे, और फिर बाद में जब स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी तो लोग है वो कम मरने लगे। तो पहले जन्म और मृत्यु दर बराबर थी, जितने लोग पैदा होते थे उतने लोग है वो मर जाते थे, और इसलिए क्या बैलेंस रहती थी। और अब क्या वो पैदा तो उसी हिसाब से हो रहे हैं, पर जो डेथ रेट है वो क्या, मृत्यु दर है वो कम हो गई है।
उससे क्या है, जनसंख्या एकदम से क्या विस्फोटक तरीके से बढ़ी है। कब से? 1750 के बाद से। वो बाकी आप डायग्राम में देख लेना, आपको फैक्ट है वो याद नहीं करने। फैक्ट एग्जाम में एक दो ही पूछ सकते हैं आपसे जैसे 600 करोड़ का, 700 करोड़ का, ठीक है, बस यही पूछ सकते हैं आपसे। एक्यूरेट ये नहीं पूछेंगे कि उस शताब्दी में कितनी पॉपुलेशन पाई जाती थी, उसके बारे में बताइए, ठीक है। और एक आपने देखा होगा विश्व भर में जो महामारियां, संक्रामक रोग है, आज के टाइम में कोरोना को छोड़ दें, बाकी पहले के टाइम में जैसे प्लेग होता था और जो चेचक होता था, उससे क्या बहुत लोग हैं जैसे इन्फेक्शन से क्या लोग बहुत ज़्यादा है उनकी डेथ होती थी। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छे से उभर रही हैं। फिर है विश्व की जनसंख्या को दुगनी होने में लगने वाला समय। तो विश्व की जनसंख्या को दुगनी होने में क्या बहुत ज़्यादा समय है वो लगा है। जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वेरी है वो करता है मेनली। मानव जनसंख्या की स्टार्टिंग में अगर देखते हैं तो शुरू में जनसंख्या को 10 लाख की वृद्धि के लगभग हुई थी। बाद में क्या हुआ, उसको 5 से 6 रखने, अभी मैंने बताया आपको, जैसे 600 करोड़ थी 2000 में, उसको 700 करोड़ होने में सिर्फ 12 ही साल लगे। उसका मीनिंग ये है कि जो पॉपुलेशन ट्रेंड है, तो जनसंख्या वृद्धि का अलग अलग जो डिकेड्स है, जो टेक्नोलॉजी है, उससे क्या चेंजेस है उसमें होते रहे हैं, ठीक है। आगे हमारा जो पॉइंट है उसमें है जनसंख्या के स्थानिक प्रारूप। जनसंख्या के स्थानिक प्रारूप, उसमें टेबल दी हुई है, आप उसको याद रख के कर सकते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड वाइड है जनसंख्या में बदलाव हो रहा है। जनसंख्या के स्थानिक प्रारूप। तो अगर आप देखोगे आज के टाइम में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी इंक्रीज होने के बारे में, उसके जो ट्रेंड है उसके बारे में, तो आपको पता चलेगा विश्व भर में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 1990 से लेकर 1995 तक 1.6 थी और आज के टाइम में वो 1.2 है, ठीक है। 1990 के लगभग 1.6 थी और जो अभी 2014-15 है वो करीबन 1.2 है। ये किसकी है? विश्व की। विश्व में जनसंख्या है वो इस तरह से बढ़ रही है, यानी हर साल है 1.6% लोग हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं। अब ये थोड़ा कम हो गया, धीरे धीरे जनसंख्या कम हो रही है। भारत की भी बात कर लेते हैं। भारत की जो जनसंख्या ट्रेंड है वो क्या है, वो 2000 का है। 2001 में वो थी 21% के लगभग और अभी 2011 में करीबन 17% के लगभग है वो जनसंख्या की वृद्धि दर है, ठीक है। वृद्धि दर है जनसंख्या की, ये चीज आप याद रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर। ये ट्रेंड रहा है वर्ल्ड वाइड और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, ठीक है। अगर आप यूरोप की कंट्री देखोगे, यूरोप के जो डेवलप कंट्री है उनमें क्या है जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो क्या है, कम पाई जाती है, ठीक है, 1.2 के आसपास है। इसके अलावा एशिया है उसकी भी इतनी है, 1.5 के लगभग है। पर अगर आप अफ्रीका की देखोगे, क्योंकि अफ्रीका है वो एक अंडर डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप कॉन्टिनेंट है, जिसके अंदर मोस्टली जो जितने भी देश हैं वो क्या है, गरीब देश हैं। जहां पर क्या है जन्म दर है वो अधिक है, अभी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने से क्या वहाँ जन्म दर अधिक होगी, मृत्यु दर कम है, इसलिए क्या वहां पर पॉपुलेशन की जो वृद्धि दर है, जनसंख्या की वृद्धि दर है वो करीबन 2.6 है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और यूरोप में वो लगभग 0 के बराबर है। यूरोप में सिर्फ वृद्धि दर है वो 0.1 है और 2.6 किसमें, अफ्रीका में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, अफ्रीका में ये यूरोप में है, ठीक है। इस तरह से आप टेबल में वो देख लेना। मोस्टली आपको ज्यादा याद नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना, 2 याद रख लीजिए। इसके अलावा वर्ल्ड का याद रख लीजिए, ठीक है। इंडिया का आपको पता ही है, बाकी वो दूसरी बुक में जब आएगा तब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या परिवर्तन को, जनसंख्या जब परिवर्तन होती है तो उसका प्रभाव क्या होती है, या जब किसी देश की जनसंख्या में बदलाव होते हैं तो उससे प्रभाव क्या होता है, क्योंकि मनुष्य खुद एक संसाधन है, मानव संसाधन है, और अगर उसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो उसका जो नुकसान है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ना भी एक समस्या है। मान लीजिए किसी देश का एरिया कम है, क्षेत्र कम है और उसकी जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां उस देश के जो संसाधनों में जो बैलेंस है वो क्या बिगड़ जाता है। मान लीजिए एक परिवार है, उसका जमीन है, उनके पास 1 एकड़ है और उनके सदस्य हैं 10, ठीक है, और उनका भरण पोषण है वो 1 एकड़ जमीन है वो नहीं कर सकती। 10 की बजाय अगर बाद में जनसंख्या वृद्धि होती है, अगर वो 20 हो जाए तो क्या होगा, वहां पर जो दबाव है उस क्षेत्र पे बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या है, जनसंख्या अगर बढ़ती है
तो उस देश के जो संसाधन है, भूमि संसाधन है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो खपत हो रही हो किसी की भी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का यूज़ करे, पब्लिक जो फैसिलिटीज़ है उस पर क्या दबाव बढ़ता है, तो वो किसी देश के लिए क्या नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए क्या जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। और उसको कौन करेगा, या सरकार या फिर शिक्षा, ठीक है। इसके अलावा कई देशों में जैसे इसमें लिखा हुआ है HIV एड्स है, उस बीमारियों ने अफ्रीका और जो राष्ट्रमंडल के देश है जो रशिया के हैं और जो एशिया है उसकी जो मृत्यु दर है उसको बढ़ा दी है। और जहाँ पर वहाँ की जो औसत जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। ये पॉइंट है किसमें है मैं बता देता हूँ आपको एक बार। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव उसमें है, ठीक है। मैं भी आपको ये पढ़ा रहा हूँ, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, यानी किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन होती है तो उसके क्या प्रभाव होती है। अभी मैंने बताया आपको जीवन प्रत्याशा क्या होता है, इसमें लिखा हुआ जैसे वो बता देता हूँ। तो जीवन प्रत्याशा होती है कि किसी देश में लोग औसतन कितनी उम्र तक जीते हैं, मतलब किसी देश में लोग औसत रूप से कितने जीते हैं। जैसे हमारे देश की औसत है कि हमारे देश के लोग हैं वो करीबन 65 वर्ष की उम्र तक वो जीते हैं, एवरेज है, ठीक है। औसत इतनी उम्र तक जीते हैं। तो जीवन प्रत्याशा क्या होती है, किसी देश की औसत जो लोग जीते हैं उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो अफ्रीका के देश हैं जहाँ पर HIV एड्स जैसी महामारी फैली हुई है, और एशिया के बहुत सारे देश हैं, ठीक है, उनमें जो जीवन प्रत्याशा है वो बहुत कम है। इसके अलावा अगर हम आपको एग्जाम्पल भी है, जैसे जापान में आगे हम पढ़ेंगे, जापान में जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या 90 से भी ज़्यादा है, वहाँ लोग 90 साल से भी क्या एवरेज है वो जीते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा उसमें आप देख लेंगे जनसंख्या वृद्धि है और किस तरह से दोगुनी हुई है, उसमें डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। एक लास्ट है बिल्कुल बॉक्स वाला वो कर लेते हैं, फिर चैप्टर में ये हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होगा। फिर थोड़ा सा ये बिल्कुल जिसमें लिखा हुआ जनसंख्या वृद्धि है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि है वो 1.64% है। और अगर विकसित राष्ट्रों की अगर बात करें तो उनमें जनसंख्या को दोगुना होने में 318 साल लगेंगे। जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या डबल होने में टाइम लगेगा, कई साल लगेंगे, तो हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या जो वृद्धि दर है हमारी वो करीबन है 1.64 या 1.7 भी कह सकते हो आप, ठीक है। इतनी है पर ईयर है, ठीक है। अगर इसको मैं 10 साल में लूंगा तो ये करीबन 16% या मैं कहूँगा 17% हो जाएंगे। तो यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो विकसित देश जिनको बोलते हैं, विकसित किनको बोलेंगे जहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं या जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी हो, उसको विकसित देश बोलेंगे। तो विकसित देशों में जनसंख्या कब दोगुनी होगी, करीबन 318 लिखे हुए 318 वर्षों में होगी, ठीक है। और इसके अलावा कई ऐसे भी देश हैं, ठीक है, जिनकी जो जनसंख्या है वो क्या न्यूट्रल है, मतलब स्थिर होगी नहीं उनकी जनसंख्या, मतलब जितने मर रहे हैं उतने पैदा हो रहे हैं, सॉरी जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं, यानी डेथ रेट और जो बर्थ रेट और डेथ रेट है दोनों के बराबर है, जन्म दर और मृत्यु दर है वो बराबर है। तो कई देश हैं जिनकी जनसंख्या क्या है स्थिर हो गई है, उनकी ना तो बढ़ रही है या आप कह सकते हो शून्य वृद्धि हो रही है उनमें, ठीक है, शून्य वृद्धि हो रही है। और कई देशों में इसका ह्रास भी हो रहा है कि लोगों की जो मृत्यु दर है वो अधिक है पर जन्म दर है वो कम है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इतना ही हम करते हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।